हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स पे। तो हमने यूनिट 6 स्टार्ट की थी जिसमें हम इंडियन पॉलिटी डिस्कस कर रहे थे। इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो इस सीरीज में हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। ये फैक्ट्स आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पूरा देखना, तभी जाके आप वो पूरे फैक्ट्स कवर अप कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। तो सबसे पहला तो देखो बेसिक सी चीज आती है कि सर कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, संविधान हमारा है क्या, किसको हम संविधान बोलेंगे, संविधान का मतलब क्या है। ठीक है, तो संविधान क्या है, आपके देश का फंडामेंटल लॉ है। फंडामेंटल लॉ मतलब एक बेसिक लॉ, बेसिक, ठीक है, बेसिक। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इंग्लिश में अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, ठीक है, ABCD वगैरह आप लोग पढ़ते हो, तो कोई भी वोकैब है, कुछ भी चीज़ें आप स्पेलिंग्स बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो बेसिक इन ABCD में जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनके कॉम्बिनेशन से ही डेवलप होती है। जैसे सपोज मैंने अपना नाम लिखा शुभम, SHUBHAM, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं SHU, इनके कॉम्बिनेशन से ही ये पूरा नाम बन रहा है। तो ऐसे ही जो हमारा संविधान है या कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक बेसिक या फंडामेंटल लॉ है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारे देश का नेचर कैसे होगा, हमारे देश की पॉलिटी कैसी डिसाइड होगी, ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। जैसे हमने बोला हमारे देश में सर डेमोक्रेसी रहेगी, वी विल हैव अ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र हमारे देश में होगा, वेयर द पावर कम्स फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया, लोगों के पास पावर होगा। अब हमने बोला पावर लोगों के पास होगा, ये इंश्योर कैसे किया, तो सर हमने उनको वोटिंग राइट्स दिए, वोटिंग राइट्स दिए। तो यहां से लोगों से क्या निकल के आ रहा है, पावर, कि हर 5 साल में ऑन एवरी 5 ईयर द पीपल कैन चेंज गवर्नमेंट, वेदर इट इज स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को चेंज करने के अल्टीमेट पावर किसके पास है, भारत के लोगों के पास। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक मॉडल हमने रखा। दूसरा इसमें बताया पॉलिटी का नेचर। तो सपोज जैसे हमने बोला कि हम 3 टियर सिस्टम लेके चलेंगे, हमारे यहाँ पे एक सेंटर गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी और एक यहाँ पे पंचायत लेवल पर गवर्नमेंट्स होंगी, ठीक है। तो पंचायत लेवल पर गवर्नमेंट होगी, सेंटर पर होगी, स्टेट पर होगी। ये चीजें हमने कहाँ लिख रखी है, तो सर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखी है, ये सारी चीजें हमने अपने संविधान में दे रखी हैं। तो संविधान हमारा क्या हो गया, एक बेसिक या फंडामेंटल लॉ हो गया, जिससे सारी चीजें निकल के आ रही हैं, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन अगर मैं बात करूं, आप सबने पढ़ा होगा कि अलग अलग तरीके के लॉज होते हैं। जैसे आपने RTI एक्ट के बारे में सुना होगा, ठीक है, यू हर्ड ऑफ NHRC एक्ट। आपने SC ST कमीशन के बारे में सुना होगा, तो इसी से SC ST जो आपका एक्ट आया, ऐसे अलग अलग आपने एक्ट्स के बारे में सुना होगा। अब आपने ये भी देखा होगा कि कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं विच आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी एक्ट, और कुछ नॉर्मल भी होते हैं, ठीक है। अब जैसे जो चीज जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसी टाइम पे जिस एक्ट को बना दिया तो उसको हमने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। बाद में किसी एक्ट को बनाया बाय द वे ऑफ पार्लियामेंट, तो हमने इसको बोल दिया स्टैट्यूटरी एक्ट। लेकिन इन दोनों में एक चीज की कॉमन है, वो क्या है, यहां पे हमने बोला कोई भी एक्ट अगर हम बनाते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी वैल्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे डेमोक्रेसी का वायलेशन नहीं होना चाहिए, लोगों के फंडामेंटल राइट्स उनसे ना लिए जा रहे हो, जो आपके
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करता हो, ये सारी चीज़ें हमें उन एक्ट में इनकॉर्पोरेट करके रखनी है। अगर उस हिसाब से वो एक्ट नहीं बनता है तो सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर दैट एक्ट एज नल एंड वॉइड, ये पॉइंट भी आता है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चली कि सुप्रीम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल लॉ तो है ही, साथ में हमारे देश का क्या है, सुप्रीम लॉ भी है। तो वी कैन ऑल्सो से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, कि हमारे देश का एक सुप्रीम लॉ भी है विच कंटेन्स द नेचर एंड पॉलिटी ऑफ नेशन, जो हमारे देश का नेचर और पॉलिटी बता रहा है। नेचर मीन्स यू कैन से दैट डेमोक्रेटिक नेचर है। और जैसे अगर हम बात करें तो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने प्रियम्बल में लिख दिया कि वी विल फॉलो सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी, तो ये हमने नेचर बता दिया। पॉलिटी में हमने बता दिया कि सर हम 3 टियर सिस्टम लेके चलेंगे, जिसमें स्टेट रहेगा, सेंटर रहेगा और आपके पंचायत रहेंगे। फिर उसको भी हमने बेटर तरीके से डिफाइन किया कि सर एक यूनियन में एग्जीक्यूटिव होगी, ठीक है, आपका यूनियन लेवल पे एक एग्जीक्यूटिव होगी सर, फिर एक लेजिस्लेचर होगी और एक जुडिशरी होगी। तो यहाँ पे हमने फिर जो गवर्नमेंट वाला पार्ट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। यूनियन लेवल पे एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये इनको हम बोलते हैं टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये हर 5 साल में चेंज हो जाते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब तो सर हमारी ब्यूरोक्रेसी, आईएएस आईपीएस वगैरह जो हो गए, ठीक है। फिर हमने बोला लेजिस्लेचर होगी तो सर पार्लियामेंट हो गई हमारी, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। फिर हमने बोला जुडिशरी होगा तो सर हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा। फिर ऐसे ही हमने बोला सर यही सारी चीज़ें स्टेट लेवल पर भी होंगी, तो यहाँ पे आईएएस आईपीएस की जगह आ गया एसडीएम एसडीओपी आ गया। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव में आपका क्या आ गया, तो टेम्परेरी में हमने बोल दिया गवर्नर आ गया, चीफ मिनिस्टर आ गया, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गया। पार्लियामेंट की जगह यहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद आ गई और जुडिशरी में हाई कोर्ट आ गया। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमने कहाँ दे दी, कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है। अब देखो, जैसे जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो हमने ये सारी चीज़ें सुन रखी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स भी होते हैं। टाइम के हिसाब से जो जो चीज़ें चेंज हो रही हैं हम या तो कॉन्स्टिट्यूशन में से उसको हटा देते हैं या नई चीज़ों को ऐड ऑन कर देते हैं। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अ लिविंग डॉक्यूमेंट विच चेंजेस विद टाइम, कि ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन शब्द जो है या कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है या कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट टाइम कंसेप्ट कब आया, तो 1215 में, ठीक है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फैक्ट आने वाले, तो फर्स्ट फैक्ट तो आपका यही हो गया। 1215 में इंग्लैंड के किंग थे, ठीक है, उनका नाम था किंग जॉन। किंग जॉन ने मैग्ना कार्टा इशू किया। इसमें क्या है, लोगों के राइट्स को पहली बार कोडिफाई किया गया। कोडिफाई करने का मतलब क्या हुआ कि लोगों को कौन कौन से राइट्स मिलने चाहिए इसको एक पेपर पर लिखा गया कि हम आपको ये राइट्स इंश्योर करेंगे और अगर इनका कोई वायलेशन करता है तो उसको पनिशमेंट देंगे। तो इसको बोला गया मैग्ना कार्टा, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा पहली बार आया 1215 में और यहीं से अलग अलग देशों को इंस्पिरेशन मिली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। तो इनिशियल वेस्टर्न वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन बना और फिर जब ब्रिटिशर्स या हम बात करें यूरोपियंस ने अलग अलग कॉलोनीज बनाई और वहां से जैसे ही फ्रीडम मिलती गई अलग अलग कंट्रीज को, तो वो अपने हिसाब से अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते गए। अब कॉन्स्टिट्यूशन सर बनाना है तो बनेगा कैसे, तो देखो एक आदमी तो कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं सकता है ना, एक औरत बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें 20-50 लोगों की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है, ताकि उसमें डाइवर्सिटी रहे, अलग अलग ओपिनियंस आए, अलग अलग थॉट्स आए, अलग अलग व्यूज आए। तो डाइवर्सिटी प्रोवाइड करने के लिए, नए नए कंसेप्ट को इंक्लूड करने के लिए, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए हमें एक कमेटी की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही हमारे देश में पहली बार 1934 में मथुरा नाथ रॉय, एम एन रॉय इन शॉर्ट, एम एन रॉय फर्स्ट पुट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एम एन रॉय ने पहली बार बोला कि सर एक कमेटी बननी चाहिए, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसका काम क्या होगा, जो हमारा देश है दैट इज इंडिया, इंडिया के हिसाब से एक बढ़िया सा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है। तो हमारे देश के लिए एक संविधान बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए।
ये आइडिया दिया गया, बनी नहीं है, ये आइडिया दिया गया। तो फर्स्ट टाइम द आइडिया वॉज पुट बाय मथुनाराथ रॉय, ठीक है। इसके बाद अब एम एन रॉय ने आइडिया दे दिया। अब देखो एम एन रॉय जो थे वो थे कम्युनिस्ट, ठीक है। कम्युनिस्ट मतलब जैसे जो कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उनको कम्युनिस्ट बोला जाता है, तो ये कम्युनिस्ट थे। कांग्रेस ने अभी ये आइडिया नहीं निकाला। कांग्रेस ने पहली बार डिमांड किया सन 1935 में। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार बोला कि सर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ऑफिशियली इन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने इसकी डिमांड रखी, लेकिन ब्रिटिशर्स उस टाइम पे हमें हल्के में लेते थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स उतना भाव नहीं देते थे कांग्रेस को। भाव कब दिए सर? जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने को आया। अब इनको लगा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कि हमें इंडियन आर्मी की जरूरत है, जो उस टाइम पे इंडिया में सोल्जर्स थे उनकी जरूरत है। और वो सोल्जर्स फुल्ली पार्टिसिपेट कब करेंगे? जब कांग्रेस इनका सपोर्ट करेगी। तो फाइनली इन्होंने ये डिमांड को एक्सेप्ट किया, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस डिमांड कर रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो 1940 में इन्होंने बोला कि ठीक है हम आपकी डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं। बनी नहीं है अभी भी, यहाँ पे पहली बार आइडिया आया, पहली बार कांग्रेस ने डिमांड किया, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने पहली बार उस डिमांड को एक्सेप्ट किया कि ठीक है हम तुम्हारे लिए कमेटी बना देंगे। ये नहीं बताया कब बनाएंगे, कैसे बनेगी, कौन मेंबर्स होंगे, कौन नहीं होंगे, ये कोई भी चीजें नहीं बताएंगी। केवल ऐसा बोला कि हाँ चलो तुमने मांगा है तो हम इस डिमांड को एक्सेप्ट करते। तो 1940 में पहली बार इसको एक्सेप्ट किया गया, जिसको ही हम बोलते हैं ऑगस्ट ऑफर, ठीक है। तो अगस्त ऑफर में पहली बार इस डिमांड को एक्सेप्ट किया गया। फाइनली 1946 में आता है कैबिनेट मिशन प्लान। इसमें पहली बार बोला जाता है कि इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और या बनाई जाएगी, उसके बारे में एक फ्रेमवर्क बताया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बनाया, उसका फॉर्मेशन हुआ 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। सॉरी, तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हैं। इसके बाद बनती है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है तो टोटल स्ट्रेंथ होती है इसकी 389। कल वाली वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो ब्रिटिश हमारे यहाँ पे रूल कर रहे थे, तो उस टाइम पे इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट वन इज ब्रिटिश इंडिया, जहां पे डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स, जहां पे कुछ किंग्स या रूलर्स रूल कर रहे थे, लेकिन इन्होंने ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करके रखी थी। तो ब्रिटिश इंडिया को 296 सीट दी गई इसमें से, और 93 सीट्स दी गई प्रिंसली स्टेट्स को, ठीक है। अब इसमें बोला क्या गया कि ये सीट्स डिवाइड कैसे होंगी? तो इन्होंने बोला पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड होंगी। जैसे आज भी हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है तो वो किस बेसिस पे होती है? पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो यहाँ पे भी बोला गया कि पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड होंगी। और ये पॉपुलेशन के बेसिस पे कैसे होंगी? तो हर मिलियन पॉपुलेशन पे, मतलब हर 10 लाख लोगों पे एक सीट डिवाइड की जाएगी। तो 10 लाख लोगों पे एक सीट डिवाइड हो रही है प्रिंसली स्टेट और प्रोविंसेस के बीच में। अब यहां पे जैसे आज के टाइम पे रिजर्वेशन होता है ना, SC ST OBC, और एक सीट होती है आपकी जनरल वाली। इसके बाद रिसेंट में अभी वोमेन्स का भी रिजर्वेशन देने लगे। तो इस टाइप से 5 टाइप से कैटेगराइजेशन होता है कि विधायक अगर कहीं से बन रहा है तो जनरल सीट भी हो सकती है, OBC भी हो सकती है, SC भी हो सकती है, ST भी हो सकती है, और वोमेन सीट भी हो सकती है। तो उस टाइम पे ये जो सीट्स थी ये 3 कम्युनिटीज में डिवाइड की गई। फर्स्ट वन इज जनरल, सेकंड इज सिख, और फोर्थ इज मुस्लिम। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी एग्जाम हो, MPPSC हो, वेदर इट कैन बी एनी एग्जाम, इवन इफ इट कैन बी UPSC, यहां पे आपको कंफ्यूज कैसे करेंगे? ये लोग क्या करते हैं, जनरल की जगह हिंदू लिख देते हैं। ये बोलते हैं 3 कम्युनिटी थी, हिंदू मुस्लिम सिख, और बच्चे उसको करेक्ट मार के आ जाते। तो यहीं पे आप गलत हो जाओगे कि सर 3 कम्युनिटी में हिंदू नहीं था, यहां पे जनरल थी, सिख थी और मुस्लिम थी। सिख और मुस्लिम सेपरेट कम्युनिटीज रखी, जर्नल में सारे आ जाएंगे सर, आपके हिंदूज भी आ जाएंगे, आपके जैन भी आ जाएंगे, बुद्धिस्ट भी आ जाएंगे, ज्यूज आ जाएंगे, यूरोपियंस आ जाएंगे, क्रिश्चियन आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो जर्नल, सिख और मुस्लिम, इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया।
अब मुस्लिम लीग बन चुकी थी तो इसीलिए मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन तो सेपरेट देना था, जिन्ना अपना लगा हुआ था पाकिस्तान मांगने में। सिख का रिप्रेजेंटेशन सेपरेट क्यों दिया? क्योंकि सर जो वेस्टर्न वाला पार्ट था, जो पंजाब वाला प्रेजेंट एरिया है, वहां पे सिख कम्युनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। दूसरा क्या है, जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो वहां पे जो सिख रेजिमेंट थी उसने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था, तो ऐसा बोला जाता है कि ये सिख कम्युनिटी को एक रिवॉर्ड दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, अब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, मतलब ब्रिटिश इंडिया में जो असेंबलीज होती थी, कल भी हमने देखा था, तो ब्रिटिश इंडिया में जो असेंबलीज थी, यहां से जो मेंबर्स आएंगे ये 296 मेंबर, इनका क्या होगा सर, प्रॉपर इलेक्शन होगा। ठीक है, तो इन मेंबर्स को इलेक्ट करके भेजा जाएगा। वहीं पे जो 93 मेंबर्स रहेंगे प्रिंसली स्टेट से, तो यहां पे तो रूलर्स बैठे हुए हैं, ये इलेक्शन थोड़ी ना कराएंगे। ठीक है, मोनार्की है, तो ये लोग क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, ये अपनी पसंद के किसी भी लोगों को वहां पे भेज देंगे। तो प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड मेंबर्स आते थे। अब इस हिसाब से 389 मेंबर के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। अब असेंबली बनी तो क्या होगा, मीटिंग होगी। अब मीटिंग होगी तो असेंबली का काम कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा ये भी तो हमें डिसाइड करना है, तो उसके लिए एक पर्सन होना चाहिए। तो जैसे आज के टाइम पे इसको कंसीडर करते हैं हम लोकसभा से, कि लोकसभा जैसे बनी है, कि आज के टाइम पे लोकसभा में हमने बोला कि 545 मेंबर है। अब वो काम करते हैं तो कैसे करते हैं, सारे मेंबर एक साथ बैठते हैं, उनमें से एक मेंबर को हम बनाते स्पीकर। तो ऐसे ही यहां पे एक मेंबर को बनाया गया असेंबली का प्रेसिडेंट। ठीक है, अब इनिशियली क्या हुआ, पहली बार जब ये लोग मिले तो यहां पे जो डॉक्टर सच्चिदानंद थे ये सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, तो एज अ रिस्पेक्ट इनको एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया। जैसे हमारे यहाँ पे अभी चुनाव होते हैं तो सबसे पहले एक प्रोटेम स्पीकर बनता है, तो ऐसे प्रोटेम स्पीकर होता है कि उसका काम क्या होता है, सबको ओथ दिलाना, शपथ दिलाने का काम होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना है डॉक्टर सच्चिदानंद को। डॉक्टर सच्चिदानंद ने फिर इलेक्शन कराए प्रेसिडेंट पोजीशन के लिए, तो पहली बार जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने वो बने आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट पहले इनिशियली बने एच.जी. मुखर्जी, फिर उसके बाद वी.टी. कृष्णमाचारी। अब प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बनाए किस तरीके से, एक रफ फ्रेमवर्क तो होना चाहिए ना, कि संविधान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। तो नेहरू लेके आए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया मतलब जैसे आपने लोकसभा में देखा होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर जाता है तो वो स्पीच में अपने बोलता है या नॉर्मल में कि सर मैं ये जो पेपर्स है ये हाउस के सामने लेड करना चाह रहा हूं, या इन पेपर्स को संसद के पटल के समक्ष रखना चाह रहा हूं। तो ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन रखा वहां पे। कब? तो सर 13 दिसंबर 1946 को। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था, तो जैसे इनने बोला कि इंडिया को हम इंडिपेंडेंट, सोवरेन और रिपब्लिक डिक्लेयर करते हैं। भारत के जो लोग रहेंगे वो सोर्स रहेंगे पावर और अथॉरिटी का, हम लोगों को इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें बोली। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करेंगे, ड्यूटीज होंगी, डीपीएसपी होगा, ये सारी चीजें इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखी थी। तो एक रफ फ्रेमवर्क आ गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास कि सर हमें कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप से बनाना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो मेजर सोर्स था वो क्या हो गया आपका, नेहरू का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उससे फ्रेमवर्क लिया गया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ऐसा नहीं है कि इसका केवल काम यही था कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन ही बस बनाना है। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पूरे मेंबर्स की फोटो है। ठीक है, इनको और काम भी दिए गए। जैसे जब ब्रिटिशर्स यहां से निकले तो इनने एक ऑप्शन दिया कि आप चाहो तो कॉमनवेल्थ को ज्वाइन कर सकते हो। कॉमनवेल्थ क्या है, तो ब्रिटिशर्स ने जिन जिन जगहों पे रूल किया है उन सारी कॉलोनीज को मिला के जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसको कॉमनवेल्थ बोला जाता है। तो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप रेटिफाई की 1949 में। ठीक है, फिर नेशनल एंथम जनगण मन अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1915, ये काम भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया। पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इलेक्शन हुआ 24 जनवरी 1950 को। नेशनल फ्लैग तिरंगा, उसके पहले भी जो हमारा नेशनल फ्लैग था तो वो इसी टाइप का था। ठीक है, लेकिन आज बीच में जो जैसे अशोक चक्र बना रहता है उस टाइम पे चरखा बना रहता था। तो प्रेजेंट जो फॉर्म में तिरंगा है उसको अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 को, और नेशनल सॉन्ग दैट इज वंदे मातरम इसको अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950 को।
पहला सेशन हमने देखा कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को पहली बार मिले। फाइनली कब मिले, तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को सबने वहां पे साइन कर दिए और कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया। इसके बाद सेशंस कितने हुए, तो सर टोटल 11 सेशन हुए। इन 11 सेशन कितने टाइम में हुए, तो सर 2 साल 11 महीने 18 दिन, तो 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज में ये सेशन कंप्लीट हुए। कितना पैसा खर्च हुआ पूरा संविधान बनाने में, तो सर दैट इज टोटल ऑफ 64 लाख रुपीज, ठीक है, तो 64 लाख रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया संविधान बनाने में। इसके बाद संविधान को एडॉप्ट और इनेक्ट कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 इस दिन एडॉप्ट किया और इनेक्ट किया। लेकिन एनफोर्स कब किया, तो एनफोर्स किया 26 जन 1950 को। क्यों किया, क्योंकि 1929 में 1929 में ऑन दैट डे नेहरू सेलिब्रेटेड पूर्ण स्वराज। लाहौर जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें नेहरू ने पहली बार डिक्लेयर किया था कि हमें फुल्ली इंडिपेंडेंस चाहिए। अब हमें कॉलोनी या फिर अगर हम बात करें स्वराज्य की जो पहले बात की होती थी वो नहीं चाहिए, हमें टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए। तो दैट वाज डिक्लेयर्ड बाय नेहरू ऑन 1929 इन लाहौर सेशन। तो उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए 26 जन 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया गया फुल्ली। पार्शली तो ये इनेक्ट हो गया था 26 नवंबर 1949 से। इसका मतलब क्या हुआ, तो 26 नवंबर 1949 के बाद से ही जो बेसिक चीजें जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल अगर हम राइट्स की बात करें, डीपीएसपी या फिर जो बेसिक सी चीजें, वो सारी चीजें इसी दिन से आ गई। लेकिन जैसे इलेक्शन हो गया, ये सारी चीजें कब आई, तो 26 जन 1950 के बाद इनको एनफोर्स किया गया। इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना पहली बार, तो उसमें क्या क्या था, तो इनिशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, तो सर उसमें एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे, ठीक है। शेड्यूल सब बढ़ चुके हैं, प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट हो गया, आर्टिकल्स में भी इंक्रीमेंट आ गया, ठीक है। तो इसके बाद मेंबर्स जिन्होंने साइन किया था, तो 389 पूरे प्रेजेंट नहीं थे, तो 284 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन पे, ये देख रहे हो आप, इस तरीके से सिग्नेचर किए थे कि हाँ हमने ये बनाया है और हम इसको असेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कैसे, इसका एक ड्राफ्ट तैयार करना था, तो उसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगी। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आज आप देखते हो ना कॉन्स्टिट्यूशन में कि पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 में हम बात करेंगे जैसे यूनियन के बारे में, नाम क्या होगा इंडिया का, ये सब बेसिक सी चीजें। पार्ट 3 में जैसे हमने बोला फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। पार्ट 4 में आपने बोल दिया जैसे डीपीएसपी, 4A में बोला फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये अलग अलग पार्ट किस में क्या रहेगा, ठीक है, इंडेक्स कैसी रहेगी। तो एक जैसे बुक छपती है तो उसकी पूरा एक जो ड्राफ्ट आता है, तो उस ड्राफ्टिंग का काम, जैसे प्रूफ रीडिंग होती है ना, कि एक आपने बुक बना दी, फिर उसके बाद उसकी रीडिंग करनी, कहाँ पे गलती है, कहाँ पे क्या चेंजेस किया जाता है। तो ऐसे ड्राफ्ट बनाने का काम दिया गया एक ड्राफ्टिंग कमेटी को। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया गया, डॉक्टर BR अम्बेडकर को, दैट इज भीमराव अम्बेडकर को। कमेटी कब बनाएगी, तो सर 29 अगस्त 1947 को ये कमेटी बनी। इसके चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मेंबर्स कौन थे, तो N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी और सैयद मोहम्मद खान, ये तो परमानेंट मेंबर्स थे, ठीक है, कि जब से यहाँ पे ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और जब तक ये रही, ये यहाँ पे परमानेंट मेंबर्स रहे। इनिशियली जब कमेटी बनी, ठीक है, तो उसमें BL मित्तर को शामिल किया गया, लेकिन बाद में इनकी तबीयत खराब हुई तो इनने रिजाइन कर दिया, तो इनकी जगह पे आए N माधव राव। ऐसे ही जब कमेटी बनी उस टाइम पे एक और मेंबर थे DP खेतान, 1947 में इसके मेंबर बने, लेकिन सर की 48 में डेथ हो जाती है, तो इस वजह से TT कृष्णमाचारी जी को यहाँ पे नया मेंबर इसमें इंक्लूड किया जाता है। कुछ अदर फैक्ट की अगर हम बात करें, तो असेंबली का सिंबल क्या था, असेंबली को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था, तो सर एलिफेंट के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता था। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, जैसे कोई भी चेंजेस करने हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो उन चीज़ों पे एडवाइस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर रखे गए, तो वो कौन थे, तो सर BN राव, ठीक है। चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे, कि जैसे अब पूरे ड्राफ्ट तैयार हो गए, अब फाइनल जो प्रेजेंट फॉर्म में हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, तो वहां पे प्रेजेंट फॉर्म में किसने बनाया चीफ ड्राफ्ट्समैन, तो SN मुखर्जी।
अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो डिज़ाइंस है, जैसे आप देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये पिक्चर देखें तो जैसे ये इस फॉन्ट में लिखे रहेंगे, ये ऐसे डिज़ाइन रहेगी यहाँ पे। तो ये जो कॉलीग्राफर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉलीग्राफी की, वो कौन थी? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्लिश वर्जन की कॉलीग्राफी की, और वहीं पे वसंत कृष्णम वैद्या ने यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी वर्जन था उसकी कॉलीग्राफी कंडक्ट की। तो ये इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट कि अब कॉन्स्टिट्यूशन जो बना तो उसके सोर्सेस क्या क्या थे। तो ये मैंने आपको यहाँ पे पूरी टेबल दे रखी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जैसे हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर उठाया इमरजेंसी, फिर ब्रिटिश से क्या उठाया, यूएस से क्या उठाया, आयरिश, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, जर्मन, यूएसएसआर और फ्रांस। तो यहाँ पे इन अलग अलग सोर्सेस से हमने अलग अलग चीज़ें उठाई हैं, तो इसको भी आप एक बार देख लें। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होती है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट कहाँ से उठाया। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से उठाई है, तो इसको भी आप एक बार जरूर देख लें, ठीक है। तो ये हमारा पूरा लेक्चर था जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स जाने, जिससे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं और इवन मेंस में भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, जितना ज़्यादा हो सके उतना वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को रिकमेंड करो, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स जो आपके बने हुए हैं और सोशल मीडिया पेजेस हैं उन पर शेयर करो। और अभी तक आपने एग्जाम ओरिजिनल्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। और ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस या अमेजिंग कंटेंट के लिए आप एग्जाम ओरिजिनल्स की ऐप को भी विजिट कर सकते हैं, तो उसको भी डाउनलोड करें, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।